मैं करवा दूंगा। पहला सवाल क्या है भाई बिहार स्पेशल का, कि बिहार 1912 में उड़ीसा से अलग होकर बना था। अगला है कि 12 दिसंबर 1911 को बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा की गई थी। इंग्लिश में भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है। देखिए 1912 नहीं 1935 में बिहार अलग हुआ है उड़ीसा से। और बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। और दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी कि बिहार एक अलग राज्य होगा। तो किसने घोषणा की थी, तो किंग जॉर्ज पंचम ने घोषणा की थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। अगले सवाल पर चलते हैं, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से शीलभद्र याजी थे, दूसरे का आंसर सी हो जाएगा। ये तो आसान सवाल था। बिहार के किस स्थान के युवाओं ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी। तीसरे का आंसर बताइए। और हो सकता है कि यही आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि जब भी आप बिहार स्पेशल के सवालों को करते हैं तो थोड़ा सा इस प्रकार से किया कीजिए कि भाई यही एग्जाम में पूछा जाएगा और एग्जाम में ही हम बैठे हुए हैं, इस प्रकार से MCQ लगाइए। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुव दल की स्थापना बिहार के युवाओं द्वारा कहाँ पर की गई थी, तो कटिहार में की गई थी। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने आज़ाद दल का गठन किया था। राजेंद्र प्रसाद जी ने आज़ाद दल का गठन किया था। नेपाल में आज़ाद दस्ता के प्रमुख प्रशिक्षक नित्यानंद सिंह थे। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल दो सही है यहाँ पर, पहला जो है वो गलत दिया हुआ है। आज़ाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान JP ने किया था। और ये क्रांतिकारी था, मतलब ये गोली बम बारूद में भी विश्वास करते थे और ये लोग अटैक भी करते थे। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की भी स्थापना की गई थी। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है कि इसका आंसर हो जाएगा केवल दो सही है। पांचवा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीबारी में शहीद होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। 7 छात्र थे जो शहीद हो गए थे। कितने थे, तो 7 छात्र थे जो शहीद हो गए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, एक बार निकालिए आप भी फैक्ट के हिसाब से। छठे का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 98 सीटें मिली थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आदेशानुसार 1936-37 की सर्दियों में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव हुए थे। 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बंगाल, पंजाब और सिंध, इन सभी जगहों पर चुनाव हुए थे। ओके, 1937 के चुनाव में बिहार में पहली सरकार किसने बनाई थी। पहली सरकार किसने बनाई थी, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस के अध्यक्षता में पहली सरकार बनाई गई थी। और इनके पार्टी का क्या नाम था, सुनिएगा ध्यान से, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता वाली मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी से थे ये। बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई और बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री अप्रैल से जुलाई 1937 तक बने। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह जी आ जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर सवाल है कि पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, कल देखिए यही सवाल पूछा गया है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, सदाकत आश्रम की स्थापना। अब आपको क्या करना है, इनको घटित होने के वर्ष के कोड की सहायता से सुमेलित करना है आपको। सुमेलित कीजिए इसमें से कब कौन सा हुआ था। तो देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है, इसकी स्थापना हुई है 1916 ईस्वी में। तो 1 का 2 हो जाएगा। 1 का 2 किस में है, तो सी और बी में है, तो इन दोनों को तो काट ही दीजिए। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन कब हुआ है, तो 1929 में हुआ है। तो बी का 4 किस में है, 1 में ही है, बी आंसर हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है 1917 ईस्वी में और सदाकत आश्रम 1920 ईस्वी में बनाया गया। तो यहाँ पर ये फैक्ट आपको आसान लगेंगे, सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से बंधुओं, यहाँ पर ये फैक्ट आपको आसान लगेंगे, लेकिन यही फैक्ट अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो वहाँ पर पसीने छूट जाएंगे। पता है क्यों, एग्जाम का प्रेशर ही अलग होता है। जिन लोगों ने एग्जाम जीवन में दिया है वही केवल इसका प्रेशर समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर फैक्ट जब आप पढ़ते हैं तो आसान समझ के उस क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए, हर क्वेश्चन को लगाइए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, निगेटिव हमें बचाना है, वहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। ओके, अगला है किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए बिहार के जमींदारों ने अंग्रेजों के सहयोग के से एक संगठन बनाया था जिसका नाम क्या रखा गया था। 9 का आंसर बताइएगा एक बार। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका नाम रखता था संयुक्त राजनीतिक दल। इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राजनीतिक दल। ये कितने लोगों को पता था मुझे बताइएगा। किसानों को दबाने के लिए जमींदारों द्वारा यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी, अंग्रेजी में भी ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी UPP की स्थापना की थी
त्रिवेणी संघ 1934, त्रिवेणी संघ 1934 के एक जातीय गठबंधन और राजनीतिक दल था जिसकी स्थापना स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बिहार के शाहबाद जिले के मध्यम किसान जातियों के राजनीतिक एकजुटता के साथ साथ निचली जातियों के लोकतांत्रिक राजनीति में जगह बनाने के लिए की गई थी। तो त्रिवेणी संघ के बारे में मैंने बता दिया। रणवीर सेना तो आप जानते ही हैं, भूमिहार लोगों का एक सेना था जो दलितों का नरसंहार करते थे। अगला है 10 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। 15 जनवरी 1934 को बिहार भूकंप आया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार केंद्रीय राहत समिति के अध्यक्ष थे। इसका आंसर बताइएगा जरा आप लोग मुझे। आप लोग तो बहुत सारा पढ़ लिए होंगे। देखिए 15 जनवरी 1934 को बिहार में सबसे भयानक भूकंप आया था। चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा और मुंगेर शहरों में भूकंप तीव्र था। मतलब उत्तर बिहार में आज तक उससे भयावह भूकंप नहीं आया था। और एक चीज़ मैं बता दूं, कोसी नदी पर जो पुल था वो 1934 में ही टूट गया था। इसलिए मिथिलांचल का जो कल्चर है वो कोसी के उस तरफ और कोसी के इस तरफ 1934 के बाद से लगभग 90 सालों में बहुत ही ज़्यादा कट गया। पहले शादी विवाह आम बात थी कोसी के दोनों तरफ के घरों में, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। पूर्णिया जाने के लिए लोगों को पूरा घूम कर नीचे से जाना पड़ता था, बेगूसराय की तरफ से जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि कोसी पुल टूट गया था। वो कब बना है? तो पिछले मोदी गवर्नमेंट ने पिछले साल में बनाया है, पिछले कुछ सालों में बनाया गया उस कोसी पुल को। तो ये कब हुआ था? तो 1934 में ही टूट गया था। और 27 जनवरी 1934 को राजेंद्र प्रसाद ने राहत कार्य मदद के लिए धन की देशव्यापी अपील की थी। इसके तुरंत बाद ही बिहार केंद्रीय राहत समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र बाबू को ही बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बिहार प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था? कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे। तो श्री कृष्ण सिंह जी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि को छोड़कर सिन्हा 1937 में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल के समय से 1961 में अपनी मृत्यु तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। जिसको ध्यान में रखिएगा कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह जी हैं। बिहार में गंगा के मैदानी क्षेत्र की प्रति किलोमीटर औसत ढलान कितनी है? बहुत ही अच्छा सवाल, शानदार सवाल। गंगा के मैदान का ढलान है, कहाँ से कहाँ है? ऐसे है ढलान, इसीलिए सारी नदियाँ आपको इस तरह से बहती मिलती हैं। सारी नदियाँ गंगा जी में ऐसे मिलती हैं, ऐसे मिलती हैं। क्यों है? क्योंकि ढलान ही उस तरह से है। ओके, तो पूछा गया प्रति किलोमीटर औसत ढलान कितना है। और ये केबीसी नैनो में भी है, दृष्टि में भी है, क्राउन में भी है, इम्तियाज अहमद में भी है। अब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये आप पर डिपेंड करता है। बुकों के पीछे मत भागिए, एक बुक को 10 बार पढ़ लीजिए, वो ज़्यादा सही होता है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से बिहार में ढलान है। इसको ध्यान रखें। परिणाम स्वरूप बाढ़ पटना से लेकर भागलपुर तक गंगा के दक्षिणी तट पर कई दलदल भी बन गए हैं। बिहार में इन दलदलों को ताल के नाम से जाना जाता है। तो 12 का आंसर डी हो जाएगा। और एक चीज़ सुनिएगा, उत्तरी मैदान की तुलना में दक्षिणी के जो मैदान हैं उनका ढलान अधिक चिकना है। ओके, बिहार के निम्नलिखित किस व्यक्ति ने दांडी मार्च भाग लिया था? आंसर बताइएगा। अब आप सबने पढ़ लिया होगा भाई, सारे परिवार को बच्चे हैं यहाँ पर। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए एक बार। देखिए 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा डी, केवल और केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा। गिरिवरधारी चौधरी जी जो हैं ये महात्मा गांधी के शिष्य थे। उन्होंने अपना छात्र जीवन महात्मा गांधी के साथ साबरमती आश्रम बिताया था। वो बिहार के एकमात्र व्यक्ति थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है कि बिहार चारों ओर से भूमि से घिरा राज्य है, फिर भी इसने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। बिहार में निम्नलिखित में से किसके नमक प्राप्त करके नमक कानून का उल्लंघन किया गया था? देखिए पूछा गया कि बिहार के पास तो समुद्र का तट नहीं है, तो बिहार के लोगों ने नमक आंदोलन में जो भाग लिया तो कौन सा नमक बनाया? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? इन्होंने नमकीन मिट्टी से नमक बनाया था। ए आंसर हो जाएगा। अब सुनिएगा, सारण व चंपारण जिले बिहार में सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले 2 जिले थे। कौन से? सारण और चंपारण। 1930 के शुरुआत में बिहार में उत्साह था और सारण सहित बिहार के कई जिलों में नेहरू जी के दौरे इन लोगों को प्रेरणा से भर दिया था और लोगों ने मिट्टी से नमक बनाने की कोशिश की थी। और इसको ध्यान में रखिएगा। आपको लग रहा होगा मिट्टी से कैसे नमक बनता है। एक चीज़ मैं बताता हूँ, गूगल कीजिएगा, फ्लिपकार्ट वगैरह पर मिलता भी है। हिमालयन सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट दुनिया में सबसे महंगा सॉल्ट होता है। हिमालयन सॉल्ट पत्थर से बनता है। इसके उत्पादन में पाकिस्तान नामक देश प्रमुख है। आजकल बड़ा चर्चा में है। मुझे लगता है कभी भी यूपीएससी वाले भी पूछ लेंगे। क्यों? क्योंकि लोग पॉजिटिविटी के लिए हिमालयन सॉल्ट के बड़े बड़े पत्थर को, क्रिस्टल जैसा दिखता है वो चमकीला,
उसको लाकर घर में रख लेते हैं कि पॉजिटिविटी आएगा। और काफ़ी कॉस्टली बिकता है हिमालयन सॉल्ट। काफ़ी कॉस्टली का मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली बिकता है। लोग खाते भी हैं उसको, खाने के तौर पर भी खा सकते हैं आप खाने वगैरह में डाल के। लेकिन हिमालयन सॉल्ट का अपने देश में क्या उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है? नहीं होता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका उत्पादन पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में खूब सारा उत्पादन होता है। तो मिट्टी से सॉल्ट बनाने का तकनीक आज का नहीं है, बहुत पुराना है। तो इस 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिहार में मैजिक लैंटर्न का व्याख्यान किससे संबंधित है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ये संबंधित है सबने अवज्ञा आंदोलन से। डी आंसर हो जाएगा। जादुई लालटेन का व्याख्यान बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित किया गया था। यह घटना ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई थी। इस कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर में सत्याग्रहियों में उत्साह पैदा करने के लिए आयोजित किया गया था। ओके, मुजफ्फरपुर में सबने अवज्ञा आंदोलन 15 फरवरी 1932 के दौरान पुलिस की गोलियों से 34 स्वतंत्रता सेनानी कहाँ पर शहीद हो गए थे? बताइए अब इसका आंसर। आप लोग तो बहुत होशियार बच्चे हैं, सच में पढ़ाकू है भाई। बताओ इसका आंसर क्या होगा सबने अवज्ञा आंदोलन का? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? पिछले साल ये चर्चा में था, मैं आपको पहले ही बता दूं, पिछले साल ये खूब ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय वगैरह भी ने भी इसकी चर्चा की थी। बिहार के मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन लोगों ने भी इसकी चर्चा की थी। बताइए क्या हो जाएगा? ये तारापुर गोलीकांड है। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तारापुर गोलीकांड है। ओके, तारापुर नरसंहार 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग के बाद ब्रिटिश पुलिस द्वारा किया गया सबसे बड़ा नरसंहार है, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, फरवरी 2022 में बिहार के मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 90 साल पहले बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में अब पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, किसके याद में? तो तारापुर में जो नरसंहार हुआ तो उनकी याद में। फणींद्रनाथ घोष की हत्या किसने की थी? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? फणींद्रनाथ घोष की हत्या की थी, इसका आंसर हो जाएगा ए, चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल ने। फणींद्रनाथ घोष की हत्या के लिए चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल को मृत्युदंड दिया गया। बैकुंठ ने चंद्रमा सिंह के साथ मिलकर 9 नवंबर 1932 के 9 नवंबर को बेतिया के मीना बाजार के अंदर फणींद्रनाथ और उनके मित्र गणेश प्रसाद गुप्ता पर जानलेवा हमला किया। उन्होंने फणींद्रनाथ पर हमला किया क्योंकि वह सरकारी गवाह बन गए थे। उन्होंने घोषणा दी जिसके कारण से उन्होंने गवाही दी थी, जिसके कारण से भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हुई थी। तो उसकी हत्या किसने की? तो चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल। अब एक चीज़ और सुनिएगा, बैकुंठ शुक्ला का तो नाम सब लोग याद रखते हैं, लेकिन ये चंद्रमा सिंह का नाम नहीं ध्यान में रखते हैं, तो इसलिए इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। 1906-07 में किस क्रांतिकारी नेता ने बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बाबाजी ठाकुर दास ने की थी, ये आंसर हो जाएगा। और पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना 1906-1907 में की थी। ओके, अगले सवाल पर चलें। तिरहुत षड्यंत्र केस में निम्नलिखित किस पर मुकदमा चलाया गया था? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ये चलाया गया था योगेंद्र शुक्ला पर चलाया गया था। 1929 में क्रांतिकारी दल की गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए योगेंद्र शुक्ला ने चंपारण और दरभंगा में कई राजनीतिक डकैतियों का नेतृत्व किया था। 11 जून 1930 को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1931 में शुक्ला को तिरहुत षड्यंत्र केस के नाम से जाने जाने के बाद 10 साल की सजा दी गई थी। ओके, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 20 का आंसर हो जाएगा बी, 10 अगस्त 1929 को। साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा सी, सभी के तीनों सही हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करना था। इसकी नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन ने की थी। इनका ध्यान में रखिएगा, इससे सवाल पूछ सकता है, अभी तक नहीं पूछा गया है। यह 12 दिसंबर 1928 को पटना आए, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी तीनों कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है। अगला है गांधी जी के शब्दों में बिहार का कौन सा स्थान तीर्थ यात्रा था? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? 22 का आंसर आप सभी को पता ही होगा। 22 का आंसर हो जाएगा बी, जीरादेई। जीरादेई की यात्रा तीर्थ यात्रा था। जीरादेई गांधी की तीर्थ यात्रा की तरह था। जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है। जीरादेई बिहार के सिवान जिले के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और वकील और विद्वान भी थे, परम विद्वान थे। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। देखिए एक कथन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां सत्र था ये। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ। चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न विधान परिषद प्रवेश का था। एम सिंगारवेलु चेटियार ने श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 सही है। केवल 3 सही है यहाँ पर। पहला क्यों गलत है? 37वां नहीं 27वां अधिवेशन था ये।
नहीं, इसका आंसर होगा कि तीनों के तीनों सही है, मतलब 3 सही 1 ही गलत दिया हुआ है। मैंने समझ लिया केवल 3 स्टेटमेंट सही। देखिए, ये 37वां अधिवेशन ही था। 27वां कौन सा था? तो बांकीपुर पटना था। इसमें मैं भी कंफ्यूज हुआ हूँ, आप भी हो सकते एग्जाम, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ था, नहीं, पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में बांकीपुर में हुआ था 1912 में, जो 27वां था। तो 1912 वाला पहले हो जाएगा, और ये ठीक 10 साल बाद 1922 में हुआ था। ओके। चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न विधान परिषद प्रवेश था, बिल्कुल था, क्योंकि देखिए ये कौन सा पीरियड है, 1922 का पीरियड को जरा सा ध्यान कीजिए, कौन सा पीरियड है जब यहाँ पर हो रहा है। ये वो पीरियड है जब आपका चौरी चौरा के कारण असहयोग आंदोलन जो है वो बीच में ही गांधी जी ने वापस ले लिया है, और स्वराजवादी जो है, स्वराज दल के CR दास जो हैं और जो मोतीलाल नेहरू हैं, ये आपका स्वराज दल की स्थापना करके चाहते हैं कि हम विधानमंडल में प्रवेश करें। तो यानी कि ये विधानमंडल प्रवेश की चर्चा तो यहाँ पर होगी ही होगी। और क्या है कि यहाँ पर है M सिंगारवेलू चेटियार ने श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, ये भी यहाँ पर सही दिया हुआ है। तो 23 का आंसर हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। बिहार के स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार की स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके श्री कृष्ण सिंह जी बने हैं। 1922 में CR दास की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके परिणाम स्वरूप परिवर्तन समर्थक और गैर परिवर्तन समर्थकों के बीच वैचारिक गुट बन गया। अब परिवर्तन समर्थक का क्या तात्पर्य होता है, जरा से कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझिएगा। परिवर्तन समर्थक का मतलब होता है वो लोग जो विधान परिषद में जाने के पक्षधर थे। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो CR दास आ जाते हैं, और आपका मदन मोहन मालवीय भी आते हैं, और आपके मोतीलाल नेहरू भी आते हैं। लेकिन सरदार पटेल किस गुट में आते हैं? सरदार पटेल परिवर्तन विरोधी गुट में थे यहाँ पर, और वो गांधी जी के साथ थे, जो बोलते थे कि हमें विधान परिषद में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद में वो लोग भी मान गए थे कि हाँ ठीक है प्रवेश कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको ध्यान में रखिएगा। ओके। अगला है कौन सी नदी हिमालय पर्वतमाला पर स्थित नेपाल के नामपा से निकलती है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा D, घाघरा नदी है। घाघरा का उद्गम नेपाल के नामपा क्षेत्र से होता है। यह उत्तर प्रदेश होकर गुजरती है, बिहार में सीवान में प्रवेश करती है, सारण से होकर गुजरती है, अंत में छपरा बिहार के पास गंगा में मिल जाती है। ओके। पटना मजरूल हक द्वारा स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान की थी? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? C, खैरू मियाँ ने दान की थी। इस ज़मीन को किसने? तो खैरू मियाँ ने दान की थी। इसकी स्थापना 1920 में मौलाना मजरूल हक जी ने किया था। किसने किया था? मजरूल हक जी ने किया था। और 20 एकड़ फैले आश्रम की ज़मीन उनके करीबी मौलाना मजरूल हक के मित्र खैरून मियाँ ने राष्ट्रीय आंदोलन को दान में दे दी थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 27 प्रिंस ऑफ वेल्स पटना कब आए थे? वेल्स एक जगह है, उसके प्रिंस आए थे पटना, बस इसको ध्यान में रखिएगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है B, 22 से 23 दिसंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पर आए थे? तो पटना आए थे। बिहार और उड़ीसा के पहले मेडिकल कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा गया था। उनकी यात्रा की स्मृति में जो उस समय एक नई प्रांतीय राजधानी थी उसका उन्होंने दौरा किया था। 28 है कि 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सैयद हसन इमाम ने किया था। ए आंसर हो जाएगा। 29 नंबर पर चलते हैं कि चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा B, यानी कि एडवर्ड आल्बर्ट गेट जो थे, ये चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल थे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ध्यान रखिएगा इनको। आल्बर्ट गेट को जरूर ध्यान में रखिएगा। 29 का आंसर हो जाएगा B। इस प्रकार 4 जून 1917 बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट ने रांची में गांधी जी का स्वागत करते हुए गांधी को शामिल करते हुए एक औपचारिक जांच समिति की घोषणा भी की थी। किसने? तो इसी आदमी ने की थी। चंपारण में नीलहों द्वारा रैयतों पर किए गए अत्याचार किस अखबार से लगातार लेख प्रकाशित किया गया? तो 30 का आंसर हो जाएगा B, ये प्रताप नामक अखबार था। प्रताप नामक अखबार था। मोहम्मद मुनीस के संपादन प्रताप जैसे समाचार पत्रों ने भी रैयतों के संघर्ष की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास किया। यह प्रताप ही था जिसने चंपारण अत्याचार पर लेख प्रकाशित की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया गया था? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो ये था आपका लखनऊ सत्र 1916। लखनऊ सत्र 1916। लखनऊ सत्र की बहुत सारी खासियत है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एकीकरण हुआ था, मतलब कि दोनों मान गए थे कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को स्वीकृति दे दी थी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये इतिहास का सबसे बड़ा ब्लंडर माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को अपने समान जगह दी, अपने साथ बिठाया, अपने सामने बिठाया। उसको इतनी महत्व नहीं देना चाहिए था, उस लायक वो पार्टी थी नहीं, लेकिन क्यों दिया गया ये भी मैं आपको कभी डिटेल बताऊंगा। दूसरा क्या था इसमें? नरम दल और गरम दल का भी एकीकरण हुआ था, कांग्रेस फिर से एक हो गई थी। तो इसका आंसर ध्यान में रखिएगा। 31 का आंसर हो जाएगा लखनऊ सत्र 1916। 32 एक मुजफ्फरपुर जिला होम रूल के संस्थापक कौन थे? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, जनकधारी प्रसाद थे। जनकधारी प्रसाद थे। बाबू जनकधारी प्रसाद बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे और महात्मा गांधी के सहयोगी भी थे।
33 पर आ गए कि रेवती नाग का संबंध किससे है, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, इनका संबंध है ढाका अनुशीलन समिति से, सी आंसर हो जाएगा। और अभियान है तो भागलपुर भेजा था इनको, भागलपुर भेजा गया था। अगला है 34 नंबर के, श्री इंद्रनाथ नंदी द्वारा कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से बिहार में क्रांतिवाद का प्रचार किया था, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, जादुई लालटेन के माध्यम से। रात को गांव वालों की बैठक बुलाते थे लालटेन के रोशनी में, इसलिए जादुई लालटेन के द्वारा प्रचार किया था, ये लिखा गया है। 1914 में भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड भेजा गया जिसमें 2 बिहारी नेता शामिल थे, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, मजरूल हक और सजदानंद सिन्हा जी को भेजा गया था, 35 का आंसर सी हो जाएगा। 36 नंबर है कि बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 1894 ईस्वी में हुआ था। बिहार में 3 अंग्रेजी अखबारों ने अलग अलग वर्षों में अपनी यात्रा शुरू की थी। इंडियन क्रॉनिकल 1881, इंडियन क्रॉनिकल 1881, अगला बार यही पूछ लेगा। बिहार टाइम्स 1894 बिहार टाइम्स, और बिहार गार्जियन 1899 बिहार गार्जियन, ओके। और बिहार टाइम्स की स्थापना 1894 में किनके द्वारा की गई थी, तो सजदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी, जब वो अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी करने के बाद अपने समकालीन महेश नारायण, विश्वेश्वर सिंह, शालिग्राम सिंह, महावीर सहाय और नंद किशोर लाल के साथ इंग्लैंड से लौटे थे। महेश नारायण इसके पहले संपादक थे और उन्होंने 1907 में अपनी मृत्यु तक इसका संपादन किया, किसका, तो यही बिहार टाइम्स का किया था। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 1894। संथाल विद्रोह के बारे में बताना है। यह लगभग 30 जून 1855 को शुरू हुआ और 3 जनवरी 1856 तक दबा दिया गया। जमींदार, साहूकार और दरोगाओं को सामूहिक रूप से दीकू कहा जाता था। संथाल विद्रोह के जवाब में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि कथनों पर विचार कीजिए, केवल 3 कथन सही है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत दिया हुआ है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को शुरू हुआ और 3 जनवरी को उसको दबा दिया गया था। 15,000 से अधिक संथाल मारे गए थे, उनमें 10,000 से अधिक गांव भी नष्ट हो गए थे। और एक चीज़ को सुनिएगा, संथाल ऐसे लड़े थे जैसे आज तक कोई नहीं लड़ा, इतनी वीरता से लड़े थे। इतिहास के बुक में जब इनकी वीरता की कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे छोटे बच्चे और बूढ़ों लोगों ने इस लड़ाई में भाग लिया था, ओके। और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो तो गलत होगा ही। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम संथाल विद्रोह के जवाब में क्यों बनेगा भाई, ये तो आपका किराएदारी अधिनियम जो था ये तो मुंडा विद्रोह के आदिवासी भूमि पर के विरोध में बनाया गया था। तो मुंडाओं के बाद बनाया गया था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, न कि संथालों में। तो तीसरा इसलिए गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त साथी को लोगों को भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सौंपा गया था गया मुंडा को। इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए वह बिरसा मुंडा सेना के सेनापति भी थे। उलगुलान अपने चरम पर था, तो गया मुंडा किस तरह विद्रोही की बैठक आयोजित करते थे, वह लोगों की भर्ती करते थे और सैन्य प्रशिक्षण भी देता था। तो बिरसा मुंडा का ईसाई नाम क्या था, 39 का आंसर क्या हो जाएगा, इनका ईसाई नाम था दाऊद बिरसा। क्या नाम था, दाऊद बिरसा इनका नाम था। बुर्ज में एक ईसाई मिशन स्कूल में स्कूली शिक्षा के दौरान बिरसा मुंडा ईसाई बन गए, उनका नाम बदलकर दाऊद रखा गया। धर्म परिवर्तन के बाद उन्होंने दाऊद मुंडा का ईसाई नाम बिरसा अपनाया, जिसे दाऊद बिरसा भी कहा गया। बिरसा का परिवार विद्रोह उलगुलान तक चाकेड में रहा था, ओके। पटना स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पूरा हुआ है, तो 40 का आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जॉब चार्नॉक अंग्रेजों के पटना फैक्ट्री के प्रमुख कब बने हैं, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 1664 ईस्वी में बने हैं, 1664 ईस्वी में बने हैं। 41 का आंसर सी हो जाएगा। 42 नंबर है कि स्वराज पार्टी के बिहार शाखा के दूसरी बैठक के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, अरुणंजय सहाय वर्मा को चुना गया, अरुणंजय सहाय वर्मा को। 43 है मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को पराजित कर उसकी हत्या कर दी थी। शौकत जंग कहाँ का नवाब थे, तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, पूर्णिया के नवाब थे। नवाब अली वर्दी खान के अधीन पूर्णिया के नवाब नाजिम डिप्टी गवर्नर शौकत जंग मुर्शिदाबाद की मसनद पर सिराजुद्दौला का प्रतिद्वंदी दावेदार थे। इस विद्रोह के फलस्वरूप 1756 में सिराजुद्दौला और सफदरजंग के बीच मनिहारी का युद्ध हुआ था। कौन सा, तो मनिहारी का, जिसमें सिराजुद्दौला की जीत हुई थी और शौकत जंग की मृत्यु हो गई थी। फिर सिराज किसमें भाग लेगा, तो पलासी के युद्ध में वो भाग लेगा। बिहार की यात्रा करने वाला पहला ब्रिटिश यात्री कौन था, आसान और इम्पोर्टेंट सवाल है। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ये रॉल्फ फिच था। रॉल्फ फिच ब्रिटिश यात्री थे, बिहार आए तो उसने 1587 में किसका शासन था भाई, तो 1587 में अकबर था। 1604 तक रहा है अकबर। टाइम पीरियड को थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था, अंतिम अफगान शासक अफगानी मूल के कौन से शासक थे, तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, दाऊद खान का करारानी था, दाऊद खान करारानी, सी आंसर हो जाएगा।
किस शासक ने तिरहुत में एक टकसाल की शहर की स्थापना की जिसे तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत भी कहा जाता है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मोहम्मद बिन तुगलक। बिहार पर आक्रमण करने वाले दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी था। सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, इल्तुतमिश होगा, मैंने ऊपर वाले मार दिया था। इसका आंसर इल्तुतमिश होगा। देखिए, इल्तुतमिश के समय में ही पहली बार बिहार शरीफ पर कब्जा किया गया था। कहाँ पर? तो बिहार शरीफ पर किया गया था। बिहार शरीफ पर किया गया था। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए प्राचीन भारत में आपको राजगीर और पटना वगैरह में मिलता है, और आपको मध्यकालीन भारत में बिहार शरीफ की खूब ज़्यादा महत्व हो जाती है। बिहार शरीफ का जो वर्तमान का बिहार शरीफ है। फिर जब शेरशाह सूरी का शासन आता है दिल्ली सल्तनत के पश्चात, जब मुगलों के पीरियड शुरू होता है और शेरशाह सूरी जो बनता है, तब क्या हो जाएगा? तब आपका फिर से पटना राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित हो जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। 1225 ईस्वी में, कब? 1225 में। देखिए 1206 से 1212 तक कौन रहता है शासक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। और उसके बाद से इल्तुतमिश बनता है, आपको पता ही होगा। और इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ पर कब्जा किया। वह सैन्य अभियान आयोजित करने और दिल्ली सल्तनत के अधीन बिहार पर कब्जा करने वाला पहला सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर आक्रमण किया। बाढ़ जो है वर्तमान का, और बाद में लखनौती चला गया। लखनौती वर्तमान का असम और बंगाल का कुछ इलाकों को मिला देंगे ना आप, किशनगंज के पास वाला इलाका, तो वहाँ पर आपको लखनौती मिल जाएगा। और बांग्लादेश का भी कुछ इलाका है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक के सैन्य जनरलों में से एक था। उन्होंने 1198 बिहार पर आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है 48 नंबर की, ककोलत जलप्रपात बिहार की ज़िले में स्थित है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा ए, नवादा में स्थित है ककोलत जलप्रपात। कहाँ पर है? तो ककोलत जलप्रपात नवादा में है। और ये 150 से 160 फीट की ऊंचाई से गिरता है और झरने के आधार पर एक प्राकृतिक जलाशय भी बनाता है ये। मिथिला में स्वतंत्र कर्नाट राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो 49 का आंसर हो जाएगा नान्यदेव ने की थी। नान्यदेव मिथिला के स्वतंत्र कर्नाट राजवंश के संस्थापक थे। वो हरसिंह देव के पूर्वज और सुहेल देव के वंशज से थे। उन्होंने सिमरौनगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। सिमरौनगढ़, ओके। और 50 वर्षों के तहत बृहद मिथिला क्षेत्र पर शासन भी किया था इन्होंने। किस शिलालेख से तुरुस्क दंड नामक कर का उल्लेख मिलता है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर हो जाएगा डी, मनेर ताम्रपत्र शिलालेख से हमें मिलता है। 50 का आंसर हो जाएगा डी, मनेर ताम्रपत्र शिलालेख से हमें जानकारी मिलता है तुरुस्क नामक कर का। 51 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा लेखक बिहार में रुका और बख्तियार खिलजी के हमलों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान की? कौन सा लेखक था? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? इस लेखक का नाम है मिन्हाज-उस-सिराज। मिन्हाज-उस-सिराज। और इसके बुक का क्या नाम है? तबकाते नासरी। तबकाते नासरी नाम है इसके बुक का। और तबकाते नासरी पूछा जा चुका है। तबकात-ए नासरी। निम्नलिखित में से किस मौखरी शासक को मगध के स्वामी के रूप में जाना जाता है? मौखरी वंश के किस शासक को जाना जाता है? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्ववर्मन। सर्ववर्मन को जाना जाता है। सर्ववर्मन को जाना जाता है, ओके। 53 नंबर है कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान पाटलिपुत्र में कितने समय तक रहा था? कठिन सवाल है। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर हो जाएगा सी, 3 वर्षों तक रहा था। 54 है कि अशोक का शिलालेख निम्न से कौन सा शिलालेख बिहार में नहीं मिला है? लौरिया ररेजा, लौरिया नंदनगढ़, रुम्मनदेई, रामपुरवा। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर हो जाएगा रुम्मनदेई, जो है वर्तमान के नेपाल के लुम्बिनी में है। ये लुम्बिनी में है। ये कहाँ पर है? तो लुम्बिनी में है, ओके। निम्न से किस शासक ने पहली बार पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? तो ये उदयन था। उदयन था ये। इसका आंसर सी हो जाएगा। मगध के किस शासक ने अपने मंत्री वत्स्यकार को लिच्छवी क्षेत्र में उसके बीच मतभेद के बीज बोने के लिए भेजा था? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु ने भेजा था इसको। निम्न से कौन सा महाजनपद आधुनिक बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, वत्स जनपद नहीं था। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और वर्तमान के इलाहाबाद के पास था, ओके। 58 है कि अथर्ववेद में वर्णित व्रात्य शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित लोगों से है? तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आंसर हो जाएगा डी, मगध के क्षेत्र को व्रात्य कहा जाता। तो इसका तात्पर्य होता था ऐसे लोग जिनसे नहीं मिलना चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वो कहा जाता था, ओके। मगध का क्षेत्र हो जाएगा। 59 है कि गया जिले के अफसट से खुदाई में प्राप्त विष्णु मंदिर के ईंट की दीवार पर किस महाकाव्य की कहानी चित्रित की गई है? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? 59 का आंसर हो जाएगा गयासुर पर विजय की जो गाथा है वही लिखा गया है। भगवान विष्णु ने गयासुर पर विजय प्राप्त की थी। 60 है निम्न से कौन सा शिलालेख पाल शासकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो 60 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में सभी। देवपाल का मुंगेर ताम्रपत्र, नारायणपाल का भागलपुर ताम्रपत्र, विग्रहपाल का बाणगढ़ ताम्रपत्र, ये सभी के सभी प्रदान करते हैं। 61 है कि बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा?
इनमें से देखिए, इनमें से भागलपुर से प्राप्त होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अभी तक बिहार में कोई कोयला खदान नहीं है, लेकिन भागलपुर के BCCL को कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला है पेपर, सिगरेट, प्लाईवुड, जूट, और इधर आपको मैच करना है कहाँ पर किसका उद्योग चलता है। एक बार मैच कीजिए, इसको देखिए। पेपर का कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डालमिया नगर। सिगरेट का कहाँ पर हो जाएगा, तो सिगरेट का हो जाएगा दिलवरपुर। प्लाईवुड का हाजीपुर में है, और जूट का पूर्णिया में हो जाएगा। 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। एक बार विचार कीजिए, देखिए कौन कौन सा इसमें से सही दिया हुआ है। 63 का आंसर निकालने की कोशिश एक बार खुद से भी कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, इसे गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र हरियाणा के तर्ज पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भाई पहला गलत दिया हुआ है। क्यों गलत दिया हुआ है? क्योंकि वन अधिकारियों ने उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क की तर्ज पर इसको स्थापित किया है, तो पहला गलत हो जाएगा। पहला को काट दीजिए तो आपको 3 स्टेटमेंट काट देंगे, तो उसके बाद आंसर निकल जाएगा 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। सफाई कर्मी के रूप में गिद्ध अपने पीछे हड्डियों सहित कुछ भी नहीं छोड़ते। गिद्ध खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। भीमबांध अभ्यारण्य मुंगेर किस प्रकार का वन क्षेत्र है, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, किस प्रकार का है ये, तो 64 का आंसर हो जाएगा बी, साल वन यहाँ पर पाए जाते हैं, बी हो जाएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। एक बार विचार आप भी कीजिए, बाकी तो मैं बताऊंगा ही आपको कितने कथन सही हैं इसमें से। तो इसमें से देखिए, जो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ वो गलत है कि 2005 में इसको किया गया है डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित, जबकि 1991 में इसको डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। दूसरा गलत है, यानी कि केवल 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तीनों बाकी सही हैं। यह भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी में 60 किलोमीटर का हिस्सा है। बिहार में स्थित अभ्यारण्य और प्राणी उद्यान और वहाँ स्थित जिलों का आपको मैच करना है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है, तो यहाँ तो आप घूमने गए होंगे, ये पटना में है। 1 का 5 हो जाएगा। 1 का 5 देखिए किस किस में है, इन दोनों काट दीजिए। उसके बाद से वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी चंपारण। बी का 3 दोनों में ही है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो कैमूर अभ्यारण्य है आपका रोहतास में, यानी सी का 2 होना चाहिए। सी का 2 किस में है, तो ए में है, ए आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये है आपका गया में। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये है नालंदा जिले में। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ए आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, 67 का आंसर हो जाएगा सी, 7.84%। निम्न से किस फसल की खेती बिहार में खरीफ, रबी, गर्मी सभी मौसमों में की जाती है, तो 68 का आंसर हो जाएगा बी, मक्का की खेती की जाती है। बिहार में भूमि सुधार अधिनियम कब लागू किया गया है, तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, 1950 में लागू किया गया। मेहसाना और नागपुरी किस जानवर की नस्लें हैं, तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, ये भैंस। पहला का आंसर तो 70 का आंसर तो पता ही था, 70 मैंने बता दिया था। 70 का आंसर क्या था भाई, तो ये मेहसाना जो है ये भैंस की नस्लें हैं जो बहुत अच्छी दूध देती है। 71 नंबर सवाल से चलते हैं हम लोग। क्या है कि बिहार में चीनी मिलों का संकलन बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में अधिक है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में चीनी मिल आपको ज़्यादा दिखते हैं, तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये बिहार है, ये बिहार में नदी बह रही है। बिहार का पश्चिमी चंपारण और तिरहुत का जो रीजन है ना, इसमें आपको मैक्सिमम चीनी का क्षेत्र दिखता है। तो उत्तर पश्चिम का जलवायु क्षेत्र जो है ये उत्तर पश्चिम का इलाका हो गया, यहाँ पर हो जाएगा। 71 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि बिहार का पहला जैविक गांव केडिया किस जिले में स्थित है, बताइए। एक बार आप लगाने की कोशिश तो कीजिए, बाकी तो मैं बताऊंगा ही आपको। 72 का आंसर हो जाएगा ए, ये जमुई में स्थित है। कहाँ पर है, तो ये जमुई में स्थित है। अगला है कि बिहार के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है, तो 73 का आंसर बताइएगा। इधर अंग्रेजी में भी आंसर सवाल लिखा हुआ है, तो आप उसको ही पढ़ सकते हैं। जीआई टैग को तो अंग्रेजी में जीआई टैग ही बोलते हैं, है ना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 73 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें से जर्दालू आम, मर्चा चावल को भी मिला हुआ है, मघी पान को भी, या कतरनी चावल को भी मिला हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा बिहार में केला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो 74 का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। 2017 में बिहार के डैश जिले के गौरौल में, कौन सा जगह, गौरौल में स्थापित किया जा रहा है। कौन सा जिला का बताइए, अब तो बता ही दीजिए। वैशाली जिला में है गौरौल जगह। गौरौल को भी ध्यान में रखिएगा। और 2017 में स्थापित किया गया था। ये कब किया गया, 2017 में स्थापित किया गया था। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा को अक्टूबर 2016 में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का भी दर्जा दिया गया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड कॉम्फेड
के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार विचार करके देखिए आप, बाकी तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसकी स्थापना बिहार में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को लागू करने के रूप में की गई थी और सही पूछा है आपसे। इसका लक्ष्य बिहार में आनंद पर्यटन पर डेयरी विकास करना था। आनंदा लिखना चाहिए था, आनंद डिस्ट्रिक्ट है जो गुजरात में है, और वहाँ पर जो आप ये सुनते हो, अमूल का नाम सुना है आपने, या और भी बहुत सारे दूध सहकारी संघों का वहाँ पर विकास हुआ था। और सरदार पटेल जी के समय से लेकर और वर्गीज कुरियन जी के समय तक इसका चला है वहाँ पर सहकारी क्रांति का दौर। तो ये उसी तर्ज पर क्या बिहार में भी स्थापित किया गया था। अगला है कि कॉम्फेड और डेयरी उत्पादों को सुधा ब्रांड नाम से बेचता है। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? 75 का आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, ये सारे के सारे सही हैं। अगला है कि बिहार में चौथे कृषि रोड मैप के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य होने की अधिक संभावना है, ये बताना है आपको। कौन सा कथन सही होगा ये आपको बताना है। 76 नंबर सवाल है, एक बार पढ़िए और खुद से भी हल कीजिए, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। क्या है पहला स्टेटमेंट? चौथे कृषि रोड मैप की अवधि 2023 से 2028 है। बाजरा, तिलहन, दालों के अधिक उत्पादन पर ध्यान देने के साथ फसल विविधीकरण पर जोर दिया जा रहा है, ये भी सही है। ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया के उपयोग को चौथे रोड मैप में छोड़ दिया गया है, जिसे पाँचवें कृषि रोड मैप में शामिल किया जाएगा। हम कुछ भी आगे के लिए नहीं छोड़ते हैं, सबको इसी में शामिल कर दिया है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है, पाँचवा नहीं, इसी में भी शामिल है कि नैनो यूरिया का छिड़काव। अगला है कि बिहार भारत के कृषि जलवायु के क्षेत्र में आता है। किस जलवायु क्षेत्र में आता है? अब आप मुझे बताइए, इसका आंसर एक बार सोचिए और निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, जोन 4, जोन 2, जोन 3, जोन 1 किस में आता है? भारत के भौगोलिक क्षेत्र 15 कृषि जलवायु क्षेत्र विभाजित हैं। कितने? तो 15 में विभाजित हैं। इन्हें आगे अधिक 100 जातीय 72 उपक्षेत्रों में विभाजित किया है। 15 तो क्षेत्र हो गया, 72 उपक्षेत्र हो गया। और जोन 4 में मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार आता है। तो जोन 4 में आता है, जोन 4 में 77 का आंसर हो जाएगा ए। 78 है कि उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना निम्नलिखित में से किसकी संयुक्त परियोजना है? एक बार आप भी करने की कोशिश तो कीजिए, गलत होगा तो मैं तो बताऊंगा ही। 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ पर है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार झारखंड का। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के बीच सोन नदी से संबंधित जल बंटवारा समझौता कब हुआ था? 79 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 1973 ईस्वी में हुआ था, 73 ईस्वी में हुआ था। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य के सरकारों ने संयुक्त रूप से 1973 बांध के निर्माण के लिए बाण सागर समझौते पर हस्ताक्षर किया था। बिहार को सोन नदी से 7.75 एमएमए पानी आवंटित किया गया है, जिसमें 1.0 एमएएफ बाण सागर बांध के भंडारण से बिहार को दिया जाता है। कोसी नदी किस घाटी के पास पहाड़ को पार करके मैदान में प्रवेश करती है? 80 का आंसर क्या हो जाएगा? 80 का आंसर हो जाएगा ये, चतरा के पास प्रवेश करती है। कोसी नदी 3 धाराओं अर्थात सुन कोसी, अरुण कोसी, तमोर कोसी के संगम से बनती है। ये सभी धाराएं नेपाल और तिब्बत के हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। संगम के बाद कोसी लगभग 10 किलोमीटर तक संगीन घाटी में बहती है और चतरा के पास मैदानी इलाके में प्रवेश कर जाती है। जैसे गंगा कहाँ पर मैदानी इलाके में आती है? तो हरिद्वार पिछले साल गया था मैं, दिसंबर में 21 डुबकी लगा के आया था हरिद्वार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार के जलवायु को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? देखिए कोपेन का वर्गीकरण तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन कल उन्होंने एक नया ढूंढ के लाया ज्योग्राफी वाले को, एक्सपर्ट को, और उसका वर्गीकरण पूछ लिया था। तो 2-3 वर्गीकरण है, किसी दिन मुझे फुर्सत मिलेगा तो मैं ही आपको करवा दूंगा, वरना आप एनसीईआरटी में इन वर्गीकरण को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, या दृष्टि की अगर आपके पास बुक होगी ज्योग्राफी की, क्विक ज्योग्राफी, तो उसमें वर्गीकरण को देख कर जाइएगा। 81 का आंसर तो वैसे सभी को पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, CWG। क्या आंसर हो जाएगा? CWG क्षेत्र में रखा जाता है। 82 पर चलते, गंगा के उत्तरी मैदान में रेत तथा ट्रेमलिंग मिट्टी से बनी ऊंची भूमि का क्या नाम है? रेत और ट्रेमलिंग मिट्टी से जो बनती है ऊंची क्षेत्र, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दियार। नवंबर 1923 में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में स्वराज पार्टी कितने उम्मीदवार थे? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? 83 का आंसर हो जाएगा सी। 83 का आंसर हो जाएगा सी। कहाँ गया? ये रहा, 8 उम्मीदवार थे। राजगिरी गिरियक पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है जो नालंदा जिले में स्थित है? 84 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बैभारगिरी है जो नालंदा जिले में स्थित है, इसको ध्यान में रखिए। अगला सवाल है कि सोमेश्वर से नीम नदियों द्वारा निर्मित दर्रे कौन से हैं? सोमेश्वर दर्रा, भिखानठोरी दर्रा, मरावत दर्रा। बताइए सोमेश्वर से निम्न से नदियों द्वारा कौन से दर्रे बनाए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये तीनों दर्रे सोमेश्वर से निम्न ही बनाए गए हैं। निम्न से कौन सी पहाड़ी गया शहर के आसपास स्थित नहीं है? तक्षशिला पहाड़ी, प्रेतशिला, ब्रह्मयोनि, भूतशिला। बताइए 86 का आंसर क्या हो जाएगा? तक्षशिला पहाड़ी नहीं है। तक्षशिला या तक्षशिला
पाकिस्तान के पंजाब के पेथोर क्षेत्र में है, तो ये गया में कहाँ से आ जाएगा, सॉरी राजगीर में कहाँ से आ जाएगा, गया लिखा है ना, गया शहर के आसपास कहाँ से आ जाएगा भाई। अगला सवाल है कैमूर श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यह सतपुरा पर्वत का हिस्सा है, कैमूर श्रेणी सतपुरा पर्वत का हिस्सा है। अगला क्या है, और देखिए क्या है कि यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला हुआ है। कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तक है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान से भी बड़ा है। 87 का आंसर क्या हो जाएगा, 87 का आंसर हो जाएगा 2 और 3 जो है यहाँ पर सही दिया हुआ है, और आपसे सही कथन ही पूछा गया है, 2 और 3 यहाँ पर सही है, पहला जो है वो गलत दिया हुआ है। विंध्य रेंज पहाड़ियों की एक खंडित श्रृंखला है जो भारत के मध्य उच्चभूमि के दक्षिणी ढलान का निर्माण करती है। कैमूर रेंज एमपी, यूपी, बिहार में विंध्य रेंज का पूर्वी भाग है, तो ये विंध्य का पूर्वी भाग है, न कि सतपुरा का। उत्तर प्रदेश सीमा को छूने वाला बिहार के जिलों का सही समूह इनमें से कौन सा है, एक बार ढूंढिए। 88 का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। अगला है कि बिहार के पूर्व से पश्चिम की अधिकतम दूरी कितनी है। बिहार के पूर्व से पश्चिम की दूरी पूछा गया है, तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा, 483 किलोमीटर है। नवंबर 1923 से बिहार विधानसभा के चुनाव पटना से कौन विजयी हुआ था। नवंबर 1923 ईस्वी की बात हो रहा है, स्वराजवादियों के दौरान की बात हो रही है, जब स्वराज दल का गठन हुआ था उस समय की बात कर रहा है। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सवाल है, हाँ 90 है। 90 का इसका आंसर हो जाएगा बी, खान बहादुर सरफराज हुसैन जीते थे। आमझौर निम्नलिखित किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, 91 का आंसर हो जाएगा बी, पाइराइट के लिए प्रसिद्ध है। ओके, 92 पर चलते बिहार के निम्नलिखित में किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा, 92 का आंसर हो जाएगा ए, गया जिले में पाया जाता है। अगला सवाल है कि त्रिवेणी नहर को किस नदी से पानी मिलता है, तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा, गंडक नदी से मिलता है। बिहार के मैदान में जल निकासी का पैटर्न क्या है, जल निकासी का बिहार के मैदान में पैटर्न क्या है, ये पूछा गया है आपसे। अपवाह तंत्र अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा, तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, डेंड्रिटिक है, डेंड्रिटिक है, डेंड्रिटिक कहा जाता है इसको कहा डेंड्रिटिक कहा जाता है। ओके, इसका क्या तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य होता है कि पेड़ की शाखाओं के जैसे पानी निकलती है। अगर आपने गौर से देखा होगा बिहार के मैप को, तो पेड़ के शाखाओं जैसे नदियां जो है एक दूसरे से मिलकर पानी को कहाँ पर निकालती हैं, तो बाहर निकालती हैं। ये मैदानी भाग में ये सबसे कॉमन होता है पैटर्न। 95 है कि निम्नलिखित कौन सी नदी उत्तर में गंगा में प्रवेश नहीं करती है, उत्तर से गंगा नदी में प्रवेश नहीं करती, तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, 95 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सोन नदी। 96 नंबर सवाल है कि दुर्गावती और चंद्रप्रभा निम्नलिखित किस नदी के महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। दुर्गावती और चंद्रप्रभा नदी किसकी सहायक नदी है, तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक, कर्मनाशा की सहायक नदी है। अनुपम झील निम्नलिखित किस वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है, वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। अनुपम झील के बारे में पूछा गया है, तो 97 का आंसर हो जाएगा ये आपका कैमूर में है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है ये अनुपम झील। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। शुष्क पर्णपाती वन बिहार में सबसे प्रचुर मात्रा में हैं। अगला है कि ये कम घने और ऊंचाई में छोटे होते हैं। शुष्क पर्णपाती कम घने और ऊंचाई में छोटे होते हैं, ऐसा होता है क्या, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 98 का आंसर क्या हो जाएगा, 98 का आंसर हो जाएगा, आपसे कथन सही पूछा गया है तो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्न से किस वन्यजीव अभयारण्य में गर्म झरने हैं। गर्म झरना कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो ये दिखता है आपको भीम बांध है, मुंगेर में दिखता है, मुंगेर में दिखता है, मुंगेर में। ओके, 100 नंबर सवाल है कि बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सूखाग्रस्त है, तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपका बी, जोन 2, जोन 3 है जो है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। और जो बिहार का जोन 3 कृषि जलवायु क्षेत्र सूखाग्रस्त है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बांका जिले जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। यानी कि बिहार का अगर हम लोग देखें मैप वाइज में, तो बिहार का ये इलाका जो है वो आता है जोन आपका 3 में, तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है कि बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी पाई जाती कहाँ पर, 101 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सहारा और सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण क्षेत्र में होगा। सहारा लिखा है, सहारा अफ्रीका में है भाई, कहाँ जी रहे हो तुम लोग। 101 का आंसर ए हो जाएगा। बाल सुंदरी मिट्टी सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज जिले में पाई जाती है। इसमें चूना प्रचुर मात्रा में होता है, जो आम, केला, लीची जैसे फलों और धान, गन्ना, गेहूँ, मक्का, तंबाकू आदि फसलों के लिए उपयुक्त होता है। तो इसको याद रखिएगा, ए आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सी मिट्टी उत्तरी गंगा के मैदानों में नहीं पाई जाती है, तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, बलथर मिट्टी नहीं पाई जाती है। बिहार में ताल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो 103 का आंसर क्या हो जाएगा, 103 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गंगा नदी के बैक वाटर बेल्ट में पाई जाती है ये। 104 है कि विष्णुपद मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था। 104 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था। हरहा घाटी जो उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित है किसके नाम से भी जानी जाती है,
तो 105 का क्या आंसर हो जाएगा? 105 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दून घाटी के नाम से भी जानी जाती है। बिहार के मैदान में पाए जाने वाले चौट हैं, कौन से हैं? तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा? 106 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑक्सबो झीलें हैं। तटबंध का जमाव, नदी किनारों पर रेत के परतें और दलदली गड्ढे जिन्हें चौर कहा जाता है। चौक लिखा है, पता नहीं चौट लिखा है, चौर कहते हैं भाई। आधे जाते बच्चे तो हिंदी के चक्कर में सवाल गलत करके आ जाएंगे, चौर बोलते हैं उसको, है ना। और चुआर मुख्य रूप से ऑक्सबो झीलों या नदियों के परितक्य चैनल होते हैं, जो बेगूसराय, समस्तीपुर, सहरसा, कटिहार जिलों में आपको ऑक्सबो झील, गोखुर झील ये पाए जाते हैं। देखिए होता क्या है दरअसल में, ये नदियाँ ऐसे ऐसी बह रही हैं, ये जो इलाका है थोड़े दिनों में कट जाता है और नदी यहाँ से यहाँ बहने लग जाती थी, यही क्या कहलाती? ऑक्सबो झील कहलाती है। 106 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 106 का सी हो जाएगा। 107 है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इनका नाम ऐसे ही याद रखिएगा, चामियार। तो इसके 107 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। सर एडवर्ड मैनर चैम्प्स चामियार थे प्रथम न्यायाधीश। माननीय पंडित लक्ष्मीकांत झा आज़ादी के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने। कौन? तो लक्ष्मीकांत झा। ओके, और बस यही था इसमें, और क्या बताऊं मैं, और सब तो बढ़िया। न्यायमूर्ति रेखा मनहर लाल दोषित पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। पटना न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पहले कौन थे? तो चॉम्स चामियार थे। और पटना हाई कोर्ट के पहले भारतीय न्यायाधीश कौन बने? तो पंडित लक्ष्मीकांत झा। और पटना आपका उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो न्यायमूर्ति रेखा मनहर लाल दोषित। न्यायमूर्ति रेखा मनहर लाल दोषित। जीके इसलिए मैं रटवा रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी को जीके से कुछ ज़्यादा ही प्रेम हो गया है, वो कहीं से भी कुछ भी उठाकर पूछ दे रहा है। तो इसलिए बच्चों जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी रटिए, 2-3 बार आवाज़ लगाइए तो याद हो जाएगा। बिहार विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा? 75 है अभी तो। बिहार से अलग मिथिलांचल राज्य का निर्माण संभव है? 109 का आंसर क्या हो जाएगा? क्यों बनाना भाई? संसद द्वारा कानून बनाकर ही संभव है वैसे तो, लेकिन क्यों बनाना है ना? कितने भागों में बांटोगे आप? कितने बांटते जाओगे? कोई अंत है बांटने का? मिथिलांचल राज्य, मैं भी मिथिलांचल से हूँ, लेकिन कभी नहीं इसका मैं समर्थक रहा कि अलग राज्य पर कहाँ तक बांटोगे, है ना। फिर अगले बार आप बोलोगे मिथिलांचल को भी बांटते हैं, पूर्वी मिथिलांचल अलग, पूर्णिया वाले बोलेंगे हम नहीं रहना चाहते, और पश्चिमी मिथिलांचल अलग। तो बांटिए, कहाँ तक बांट सकते? देखिए वैसे बांटना हो तो कौन बांटेगा? संसद ही बांट सकता है। 110 है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा? 110 का आंसर हो जाएगा बी, 38 सीटें आरक्षित हैं ओबीसी के लिए, सॉरी एससी के लिए आरक्षित हैं। और एसटी के लिए 2 सीटें हैं, एसटी के लिए 2, एससी के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? तो 111 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, भोला पासवान शास्त्री थे। 112 है कि बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 8 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 113 है कि बिहार में लागू प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल कौन थे? तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा? नित्यानंद कानून वो थे, और ये 68 ईस्वी में लगाया गया था पहली बार। तारीख भी बता दूं, 29 जून 1968। अगला है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभाओं के बैठक के बीच अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित है? तो 114 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 3 महीने निर्धारित है। कितना? तो 3 महीने निर्धारित है। 115 है कि बिहार नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 115 का आंसर हो जाएगा सी, 2007 में पारित हुआ था। नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 116 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2000 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? 2000 ईस्वी में केंद्र वाजपेयी सरकार के आदेश पर नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 117 है कि बूढ़ी गंडक नून बया गंगा लिंक योजना से कौन से जिले लाभान्वित होंगे? 117 का आंसर क्या हो जाएगा? समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया जिले लाभान्वित होंगे। अब देखिए यह महत्वाकांक्षी परियोजना 4 नदी बूढ़ी गंडक, नून, बाया और गंगा को आपस में जोड़ेगी, और इससे खगड़िया, समस्तीपुर जिलों और बेगूसराय में जो बाढ़ वगैरह से तबाही होती है या जो दिक्कतें होती वो समाप्त हो जाएंगी। 118 नंबर सवाल पर चलते हैं। बिहार में 2021-2022 में कुल फसली क्षेत्र में क्षेत्रफल का हिस्सा क्या है? तो अनाजों की फसल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद दालें हैं, उसके बाद गन्ना है। तो ये आंसर हो जाएगा, गन्ना तीसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल के हिसाब से किसको कितने बोया है वो पूछा गया आपसे। सियाराम सिंह दल में हथियार चलाने का प्रशिक्षण कौन देता था? 119 का आंसर क्या हो जाएगा? नित्यानंद सिंह और पार्थ ब्रह्मचारी सियाराम सिंह दल में हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे। तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा?
बी नित्यानंद सिंह यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और पार्थ ब्रह्मचारी भी थे जो सियाराम सिंह दल में हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे। और एक चीज़ बताऊं मैं, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, सियाराम सिंह दल जो है ये क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भागलपुर जिले में इसको फाउंड किया गया था। कहाँ पर? तो भागलपुर जिले में इसको फाउंड किया गया था। और इंडियन कल्चर गवर्नमेंट के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर डिटेल में इसके बारे में लिखा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए ध्यान रखिएगा इसको। सियाराम सिंह दल कहाँ पर? तो ये आपका भागलपुर जिला में हो गया। और किस आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इसको फॉर्म किया गया था। और इसमें हथियार चलाने का प्रशिक्षण कौन देते थे ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ओके, कौन कौन देते थे भाई? अभी मैंने आपको बताया कि ब्रह्मचारी सियाराम सिंह दल में हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे नित्यानंद सिंह और पार्थ ब्रह्मचारी। नित्यानंद सिंह और पार्थ ब्रह्मचारी, इन दोनों का ध्यान में रखिएगा नाम। बिहार में 2021-22 में उर्वरक के प्रति हेक्टेयर खपत किलोग्राम में कितनी थी? तो 120 का आंसर हो जाएगा बी, 167.7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बहुत ज़्यादा है ये तो। 121 पर चलते हैं कि बिहार में बरौनी तेल रिफाइनरी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 121 का आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। मुख्यमंत्री कोसी सहतूत योजना के तहत उत्पादित धागे का विपणन किसके ब्रांड नाम से किया जाएगा? तो 122 का आंसर क्या हो जाएगा? 122 का आंसर हो जाएगा कोशिका ब्रांड के नाम से किया जाएगा। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जिलों में सहतूत के विकास के लिए 118.4 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री कोसी सहतूत ब्रांड की योजना को मंजूरी दी गई है और इसको कोशिका ब्रांड से बेचा जाएगा। बिहार में ऑप्टिकल फाइबर केबल की कुल लंबाई कितनी है? तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 27,319 किलोमीटर है। कितनी है? तो 27,319 किलोमीटर है। 124 है कि भारतीय रेलवे का कौन सा जोन बिहार में स्थित है और इसका मुख्यालय हाजीपुर में है? 124 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि पूर्व मध्य रेल है। सरदार नित्यानंद सिंह कब शहीद हुए? तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये अगस्त 1943 में शहीद हो गए थे नित्यानंद सिंह जी। अभी मैंने नाम बताया, हथियारों के लिए ट्रेंड करते थे। 29 अगस्त 1943 को सियाराम सिंह जी ने 150 क्रांतिकारियों के साथ सोनबरसा थाना पर हमला किया और इस मुठभेड़ में नित्यानंद सिंह जी भी शहीद हो गए थे। तो इनको ध्यान में रखिएगा। अगला है कटैया जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 126 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सुपौल जिले में स्थित है। गलत मिलान ढूंढिए। गलत मिलान इसमें से कौन सा किया हुआ है? निर्मली जल विद्युत परियोजना मधुबनी, तेजपुरा हाइडल प्रोजेक्ट अरवल, राजपुर हाइडल प्रोजेक्ट सुपौल, अमेठी जल विद्युत परियोजना रोहतास। 127 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तेजपुरा हाइडल प्रोजेक्ट जो है ये गलत दिया हुआ है। देखिए, कटैया हाइड्रो पावर हाउस जो है ये है आपका सॉरी तेजपुरा हाइडल प्रोजेक्ट जो है ये अरवल में नहीं, कहाँ पर है? तो औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में। तो इसलिए ये बी गलत दिया हुआ है, बाकी सारे सही है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या क्या है? तो 128 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2 क्षेत्रीय बिहार में ग्रामीण बैंक काम करते हैं। कितने? तो 2 करते हैं। 129 है कि बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो 129 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में शहरीकरण का स्तर क्रमशः कितना है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। 130 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी बिहार में कम है, 7.7% है मात्र। दक्षिणी बिहार में 17.4% के आसपास है। 17.4 और 7.7 में लगभग में 10% का अंतर है उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के शहरीकरण में। इसलिए भी कुछ लोग मिथिलांचल राज्य वगैरह की मांग करते हैं। जो मांग करते हैं, देखिए मैं मांगकर्ता का समर्थन करता नहीं हूँ, लेकिन उनकी कुछ नाराज़गी है जिसको ज़रूर बात करने की ज़रूरत है। नीतीश कुमार जी को देखिए, मेरा कोई पर्सनल किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, फिर आप कुछ लोग नाराज़ होकर आ जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को अपने ज़िले के बाहर की दुनिया दिखती ही नहीं है। दक्षिणी बिहार के अलावा बाहर की दुनिया उनको दिखती ही नहीं है। तो ये भी एक सच्चाई है जिसके कारण से बहुत सारे लोग जो हैं वो नाराज़ होकर अलग अलग राज्यों की मांग करते हैं वगैरह वगैरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप आंकड़ा देख सकते हैं, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में शहरीकरण का स्तर क्रमशः कितना है? तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी बिहार जिसमें 21 ज़िले लगभग में शामिल हैं और राज्य के जीएसडीपी में लगभग 42% का योगदान देता है। हालांकि इसकी जनसंख्या हिस्सेदारी 63% के आसपास है बिहार का, और इसका शहरीकरण का स्तर मात्र 7.7% है। दक्षिणी बिहार की तुलना में बहुत कम शहरीकृत है। उत्तर बिहार में शहरीकरण का स्तर 7.7 है और दक्षिणी बिहार में 17.4 है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। पटना मेट्रो रेल परियोजना के
के निर्माण का कार्य किस एजेंसी को दिया गया है? तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा? ये मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपको बताया था, ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है, DMRC को दिया गया है। बिहार के किन 2 शहरों में हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन सेंटर हृदय के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक मंजूरी मिल गई है? तो 132 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, गया जिले में मिल गई है। 133 है कि बिहार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, राजौली नवादा में प्रस्तावित है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 134 का आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। यह एक एशियाई बैंक द्वारा समर्थन प्राप्त कार्यक्रम है। तो बताइए, इसका एक बार सोचिए, किसके द्वारा समर्थित कार्यक्रम है ये? और अगला क्या है? इसका क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। BRALPS ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा? 134 का जो आंसर यहाँ पर दिया हुआ उसके हिसाब से बी दिया हुआ, दूसरा और तीसरा सही है। और ये क्या है? तो भाई विश्व बैंक की सहायता से इसको चलाया जा रहा है, न कि एशियाई विकास बैंक की सहायता से। इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 135 नंबर है कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। और आपसे पूछा गया है कि सही कथनों का चयन करना है। इसका उद्देश्य राज्य में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। सरकार लड़कियों को जन्म से लेकर स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई पूरी करने में 54,100 रुपये की वित्तीय मदद प्रदान करती है। एक परिवार की सभी लड़कियां आवेदन करने के प्राप्त हैं। तो 135 का आंसर क्या हो जाएगा? 135 का आंसर हो जाएगा सी, केवल और केवल 1 सही है यहाँ पर, बाकी दूसरा तीसरा गलत दिया हुआ है। सरकार लड़कियों को जन्म से लेकर स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई पूरी करने तक 54,100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। क्यों गलत है? क्योंकि स्नातकोत्तर नहीं है, स्नातक तक के लिए आपको 54,100 रुपया दिया जाएगा, इसलिए दूसरा गलत हो गया। यहाँ पर स्नातकोत्तर लिखा हुआ है। और एक परिवार की सभी लड़कियाँ नहीं, केवल 2 लड़कियों को मदद दिया जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। बिहार के किस शहर में सुलभ इंटरनेशनल से सस्ती दरों पर पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सुलभ जल परियोजना शुरू की गई है? तो 136 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, दरभंगा में। बिहार का सृजन घोटाला निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो 137 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार सरकार के धन के अवैध हस्तांतरण से संबंधित है क्या? सृजन घोटाला। 138 नंबर है, बिहार में SPUR परियोजना संबंधित है किससे? तो 138 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ये नगर पालिका वित्त से संबंधित है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? तो 139 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, शराबबंदी से संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार किससे है? तो शराबबंदी से है। 140 है, निम्न से कौन सा बिहार पर्यटन का लोगो है? तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, पीपल का पेड़। बिहार में कौन सा बिहार पर्यटन की टैगलाइन है? 141 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि आनंदमय बिहार। 142 है, राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। एक बार विचार करके देखिए, इसका आंसर निकाल सकते हैं आप। यह लगभग में 800 मीटर की ऊंचाई पर रत्नगिरी पहाड़ी गिद्धकुटा के ऊपर स्थित है। तो आपसे क्या पूछा गया है? सही कथन का चयन करना है। देखिए, ये 400 मीटर की ऊंचाई पर है, न कि 800 मीटर। तो पहला तो गलत हो गया, तो पहला काट दीजिए। उसके बाद से है कि यह गिरधाकूटा में है, जहां बुद्ध ने मौर्य राजा बिंबिसार को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया था। इसे 1969 में जापानी भिक्षु फूजी गुरुजी ने बनवाया था। तो 142 का आंसर क्या हो जाएगा? 142 का आंसर ए, दूसरा और तीसरा सही दिया हुआ है। 143 है कि बिहार में चिकित्सकीय पर्यटन के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। नालंदा और मुंगेर में एक्वा थेरेपी आधारित कल्याण केंद्र विकसित किए जा रहे हैं, और कारण है कि सल्फर युक्त गर्म झरने शारीरिक बीमारियों को ठीक करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। 143 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए दिया हुआ है, यानी कि स्पष्टीकरण भी है और सही भी है दोनों। पटना शहर में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये दोनों किस में बनाए गए हैं? तो गॉथिक शैली में बनाए गए हैं। ये ब्रिटिशर्स की शैली है मुख्य रूप से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, का जन्म स्थान कौन सा है? तो 145 का आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपका ए, डुमराव। और 1916 में इनका जन्म हुआ था बिहार के डुमराव में 21 मार्च को। उनके पिता बिहार के डुमराव स्टेट के महाराजा केशव प्रसाद सिंह के दरबार में कार्यरत एक दरबारी संगीतकार भी थे। अगला है कि भारत के किस राज्य ने सबसे पहले महादलितों की अवधारणा पेश की और महादलित विकास मिशन का गठन किया था? तो ये था अपना बिहार। 147 है कि बिहार के निम्नलिखित किस शहर को स्मार्ट गंगा सिटी योजना के तहत चुना गया है? 147 का आंसर हो जाएगा डी, पटना को चुना गया है। बिहारी स्टूडेंट क्रेडिट एक्शन स्कीम कब शुरू की गई? तो 148 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2016 में। भारत का पहला जूट पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? 149 का आंसर हो जाएगा ए, पूर्णिया में। बिहार में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 को लगाया गया, तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो 150 का आंसर हो जाएगा बूटा सिंह थे राज्यपाल।
150 तक हमने कर लिया। 150 सवाल आपको 2 दिन में मैंने करवा दिया है। कैसा लगा है आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे। अपने हिसाब से मैंने लगभग बिहार स्पेशल का एक सेट आपको करवाया है। अभी बहुत सारे सेट हैं जो आपको मुझे करवाने हैं। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए। प्लीज़ जब मैं बोलता हूँ तो थोड़ा इतना तो कीजिए कम से कम।